नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्रिएटर में। चलिए, कल के वीडियो में हम लोगों ने वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को देखा था और उसमें हमने जो वेद वगैरह थे उनके चार्ट भी देखे थे, फिर उसके विस्तार को देखे थे। आज हम लोग उसके राजनैतिक जीवन को देखेंगे कि ये लोग कैसे ये लोग राजनीति को एक तरह से सुदृढ़ किए थे, कैसे यहाँ पे राजा उत्पन्न हुए थे, यानी कि कैसे एक तरह से राजनीतिक उभार आ रहा है। जैसे ग्रामीण सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता के बाद कैसे एक तरह से हम लोग का जो राजनीति उत्पन्न हुआ था उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ऋग्वैदिक काल में पहले ऋग्वैदिक काल को देखेंगे, फिर उसके बाद कंपैरिजन करते हुए उत्तर वैदिक काल को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऋग्वैदिक काल को देखेंगे। ऋग्वैदिक काल का मतलब क्या है कि यहाँ पे तो 1500 से लेके 1000 BC तक है। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग इसके राजनीतिक काल पे, यानी कि जो वैदिक काल में राजनीति किस प्रकार से होता था उसको देखेंगे। चलिए, तो उस समय की जो राजनीति थी तो एक तरह से शुरू में देखेंगे ना तो लोग कबीलों में रहते थे। कबीलों का मतलब कि जैसे आज ये समूह में रहते हैं कि इस समूह के, जैसे कि आज के इंडिया में देख ले तो एक जाति समूह में रहते हैं कि इस जाति के इस गांव में लोग हैं, यानी कि इस एक समूह में हैं एक जाति के लोग। फिर दूसरे गांव में जस्ट बगल में देखेंगे तो दूसरे गांव में दूसरे समूह में। तो ठीक इसी कॉन्सेप्ट पर चलिए कि यही कॉन्सेप्ट और पीछे चलिए, तो पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ भी अपने अलग अलग कबीले के लोग रह रहे हैं। तो जो हमारे कल्चर को मानते थे, जैसे कि जो मेरे कल्चर को मानेगा तो उसे कहेंगे कि ये मेरे धर्म का है, ये तो उसी तरह वो वहाँ पे जैसे कि जो वैदिक काल चल रहा था तो वैदिक काल में जो पूजा पाठ करते थे उन्हें कहा गया था आर्य। जो पूजा पाठ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे तो उन्हें अनार्य कहा गया है। ठीक है, अनार्य कहीं कहीं वर्ड मिलेगा, कहीं कहीं आपको जैसे गैर आर्य मिलेगा। तो अनार्य भी और गैर आर्य एक ही वर्ड को कहेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है। तो जो कबीले के लोग थे ना तो कबीलों को मिला के एक तरह से समूह बना देते थे। समूह बनने की वजह से एक इस कबीले को मिला लिए, इस कबीले को मिला लिए, एक कबीला एक पूरा हो गया, तो ये बन गया जन। ठीक है, अभी बता रहा हूँ, धीरे धीरे अभी बता दूंगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये एक तरह से बड़ा सा एक कबीले को मिला के जन बना लेते थे। जन बनाने की वजह से इसे कहा जाता था जन। ठीक है, एक कबीला खूब बड़ा बन जाता था, जन हो जाता था। उसके जो मुखिया होते थे उसको कहते थे जन गोपा या गोपति या विषामपति, ऐसे नाम लिया जाता था। ठीक है, तो चलिए कुछ और पॉइंट बता देता हूँ। तो जन में है, तो जन में जो कबीला होता था, जैसे कि एक ये जन पकड़ लीजिए पूरा। इस कबीले में देखिए कितने लोग हैं। तो ये कबीला है, एक का भरत नाम से, भरतवंश से चल रहा है, एक तुवर से चल रहा है, क्रेवी से चल रहा है, बिसरंगी से चल रहा है, फिर भलाना से, शिव से, यदु से, पुरु से। तो एक तरह से पूरा कबीले को मिला के क्या बन गया है तो जन। और जन के जो मुखिया हैं उसे कहा जाता था जनगोपा। ठीक है, जनगोपा क्या कहा जाता था, जनगोपा। या कहा जाता था गोमापत्ति या गोपति का मतलब गो माने गौ होता है, आपत्ति मतलब कि बड़ा उसका रक्षा करने वाला। ठीक है, तो ये गोपति का भी कहा जाता था, विषामपत्ति भी कहा जाता था। ठीक है, इस समय जैसे कि आप जो देख रहे हैं ना कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जनगो है, ये जनगोपा है। इनका जो कार्य था, कार्य में क्या था तो कार्य में ये था तो कि ऋग्वैदिक काल में तो ये लोग जो लड़ाई कर रहे हैं, जैसे जो इच्छा है इन लोगों का जैसे पशुपालन पर भी अभी डिपेंड है। तो ये पशुपालन के लिए क्या ज़रूरी है तो ज़्यादा पशु ज़रूरी है। पशु की वजह से यहाँ पे ये लोग पूजा करते थे, चाहे जो भी कार्य करते थे, तो ज़्यादा इच्छा करते थे कि मेरे पास कम से कम 250, 300, 1,000 ऐसे गायें रहें, इतने पशुएँ रहें। यानी कि जिसके पास जितना पशु होता था
उसे उतना ही बड़ा समझा जाता था। बड़ा यानी सभापति का दर्जा दे दिया जाता था उसे। सभापति, विदत, ऐसे ऐसे वर्डों से उसे सुशोभित किया जाता था। ठीक है, तो उस समय जिसके पास ज़्यादा गाय हैं उसे ही बड़ा माना जाता था। जैसे कि आज ये बड़ा माना जाता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो बड़ा है। तो उस समय जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी, या तो बैल हुआ या भैंस हुई, यानी पशु कोई भी हो ज़्यादा मात्रा में है, तो उसे कहते थे, उसे एक बड़ा आदमी समझते थे, यानी कि राजा के टाइप में समझते थे। अभी राजा का डेवलप होगा। ठीक है, तो ये जनगोपा समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, जनगोपा क्या होता था, तो एक कबीले को मिला के, कबीले को मिला के और कई कबीलों के एक तरह से अध्यक्ष के रूप में चुन लेते थे, जिसे जनगोपा कहा जाता था। अब और डिटेल से इसमें चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में। तो जैसे कि हम लोग गांव में हैं, तो गांव एक हो गया छोटा सा, फिर उसके और कई ठिकानों मिला के एक ग्राम सभा बन जाता है, फिर कई ग्राम सभा मिला के एक ब्लॉक बन जाता है, फिर कई ब्लॉक मिला के एक ज़िला बन जाता है, कई ज़िले मिला के एक प्रदेश बन जाता है, कई प्रदेश मिला के एक देश बन जाता है, कई देश मिला के एक महाद्वीप बन जाएगा, फिर महाद्वीप मिला के क्या बन जाता है, पूरा पृथ्वी बन जाती है, फिर सौरमंडल बन जाता है। तो ऐसे ऐसे देखेंगे तो छोटा छोटा भाग तोड़ते एक बड़ा ब्रह्मांड बन जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसी प्रकार यहाँ पे देखिए एक छोटा सा कुल होता था, घर जिसे क्या कहा जाता था, कुल कहा जाता था। तो कई घरों को मिला के बन जाता था आपका क्या, ग्राम। कई आज भी ग्राम कहा जाता है। कई घरों को मिला के, जैसे कि यहाँ पे घर का संदर्भ में देखेंगे तो कुल का मतलब कि आज भी पूछते हैं ना कि किस कुल से हो, यानी कि किस जाति से हो, तो वही है, वही ये कुल है। एक कुल, फिर कई कुलों को मिला के बन गया आपका ग्राम। कई ग्रामों को मिला के, जैसे कई ग्रामों को मिला के हम लोग ग्राम सभा कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं, तो यहाँ पर कई ग्रामों को मिला के क्या बनता है, विश्व बनता था। क्या नाम था, विश्व। एक तरह से ब्लॉक समझिए, ब्लॉक को क्या कहते थे, विश्व कहते थे। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये विश्व कहते थे। ठीक है, कई विश्वों को मिला के, यानी कई ब्लॉकों को मिला के क्या कहा जाता, तो जनपद कहा जाता था। यानी कि यहाँ पे जन कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, जन। और कई जन को मिला देंगे तो बन जाएगा जनपद। ठीक है, ये जन जो है ना, ये कबीला वर्ड से निकला है, कबीला से, यानी कबीला वाला क्षेत्र से निकला है। तो जन बन गया, और कई जनों को मिला के जनपद बन जाता है, और कई जनपद को मिला के महाजनपद। जो महाजनपद आपको 620 की बात पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी ये हम ऋग्वैदिक काल में पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे डेवलप हो रहा है। तो कुल सबसे छोटा है, उससे बड़ा थोड़ा सा ग्राम हो जाएगा, उससे बड़ा थोड़ा सा विश्व हो जाएगा, उससे बड़ा थोड़ा सा जन हो गया, उससे थोड़ा सा बड़ा जनपद हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, ऋग्वेद में क्या हुआ है कि ऋग्वेद में सबसे बड़ा जो माना गया है वो जन माना गया है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ा जन है। अभी जनपद का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, ये उत्तर वैदिक काल में होगा। तो सबसे बड़ा जो इकाई है ना ऋग्वेदिक काल में, वो है जन। और जन का ऋग्वेद में कितने बार वर्णन मिला है, तो 275 बार वर्णन मिला है। तो 275 का मतलब कि समझ सकते हैं कितना हो जाएगा। 275 का मतलब कि बहुत ज़्यादा, यानी कि जन का ज़्यादा वर्णन मिला है ऋग्वेद में। जन के बाद आपका विश्व का मिला है, और विश्व के बाद आपका ग्राम का मिला है 13 बार, और विश्व का मिला है 170 बार। ठीक है, उसके बाद गृह भी मिलता है और कुल भी मिलता है। गृह या कुल एक ही की बात कहेंगे, गृह कहो या कुल कहो एक ही बात हुआ। ठीक है, आज के कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो थोड़ा दोनों अलग हो जाएगा। गृह का मतलब कि एक घर हो गया, फिर कई घरों को मिला के एक कुल बन जाएगा, फिर कई कुलों को मिला के आपका ग्राम बनता है, फिर ग्राम को कई मिला के ग्राम सभा बनता है। तो लगभग वही सिमिलर ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, तो ये कुल के बाद फिर ग्राम के बाद विश्व के बाद जन के बाद जनपद। चलिए, इस ऋग्वेद में देख लीजिए, जन है जो तो 275 बार मिला है, विश्व है तो 170 बार मिला है, ग्राम है तो 13 बार मिला है। हाँ, ठीक है, गृह कुल हो गया, आपको इतना समझ में आ गया।
अब देखिए ये जो मैंने बताया था ना कि ये जन है, अब जन पर ऊपर के लीजिए, सेंट्राइड हो गया है, सेंट्राइड हो गया है। तो ये जो जन है, जन के लिए अब जो अध्यक्ष होता था उसे बोला जाता था जन गोपा। अब समझ में आ रहा होगा, जन गोपा, फिर गोपति, फिर विषामपति, इसी को कहा जाता था। ठीक है, तो इसका कार्य क्या होता था, इनका क्या क्या कार्य होता था, तो इनका जैसे कि इनका क्या क्या कार्य होता था, तो वो अपने कबीले की रक्षा करते थे। कि जैसे कि एक कबीला दूसरे कबीले पर आक्रमण कर दिया तो उसके धन वगैरह को लूट लेते थे। ठीक है, तो वो कबीला, एक कबीले दूसरे ये क्या करते थे, तो रक्षा करते थे। कौन करते थे, तो जनगोपा, जो ये अध्यक्ष बनाया गया है, ये जनगोपा को, गोपति को, ये कबीले की रक्षा करते थे। ठीक है, इस समय के बारे में मैंने बता ही दिया कि इस समय के जो आपका लड़ाई होता था तो वो धन के लिए ना होके किसके लिए होता था, धन और क्षेत्र के लिए ना होके किससे होता था, पशुओं के लिए होता था। ठीक है, पशुओं के लिए युद्ध बता दिए। अब चलिए थोड़ा सा कबीले का जो ये जनगोपा है ना, ये रक्षा करते हुए एक तरह से सभा में एक अच्छा खासा वयस्क को, यानी कि जो थोड़ा सा बुद्धिमान टाइप में होते थे, उनको बनाते थे। तो एक तरह से वहाँ से देखे तो राजा का कॉन्सेप्ट निकलता है। ठीक है, तो ये राजा का कॉन्सेप्ट में निकलता है, और ये अभी राजा नहीं कहेंगे इसको, लेकिन एक तरह से राजा के ही तौर पर लेकर चलेंगे। तो इसकी मदद के लिए कौन कौन होते थे, एक तरह से अभी पूरा राजा नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक राजा का ही कॉन्सेप्ट लेकर पूरा चलेगा। तो इसकी मदद के लिए कौन कौन होते थे, तो एक पुरोहित होता था। पुरोहित उस समय का बहुत ही विद्वान और जानकार व्यक्ति को कहा जाता है। जो पुरोहित होते थे तो राजा के एक तरह से मंत्री समझिए, आज के मंत्री की तरह, कि वो सलाह देते थे कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको इसे दंड देना चाहिए, इसको दंड नहीं देना चाहिए, आपको यहाँ पे मार्ग बनाना है। तो ये सब मार्गदर्शक के रूप में कौन थे, तो पुरोहित इसकी सहायता करते थे। कुछ सेनानी होते थे। सेनानी का मतलब कि यहाँ पे कैसे सेना रहती थी, तो आज की तरह सेना नहीं रहती थी। ये सेना जो थी ना, तो एक तरह से देखेंगे तो कुछ रक्षा के लिए, जैसे कि हमेशा रक्षा के लिए 2-4 लोग रहते थे। और जब सेना इकट्ठा करनी होती थी तो कबीले के जो वयस्क लोग थे, जो मजबूत हट्टे-कट्टे लोग थे, सभी को बुला लिया जाता था युद्ध करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे सेना का जो कंसेप्ट चलेगा तो ऐसे कंसेप्ट चलते हैं। जैसे सेना को क्या कहा गया है, तो मिलिशिया कहा गया है। इसमें देखिए जो वर्ड है ना, वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, क्योंकि राजनीतिक जीवन से वर्ड को ही उठाता है और कहता है कि इससे जैसे कह देगा मिलिशिया से संबंधित है, तो मिलिशिया आपको कह देगा कि ये कहीं का कुछ है तो कहीं का कुछ है। तो यदि आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े रहेंगे तो माइंड में बना रहेगा, तो आप लोग क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे। और ये क्वेश्चन मतलब कि जो राजनीतिक जीवन है, इसे अच्छा खासा क्वेश्चन बनाया जाता है स्टेटमेंट वाइज में। ठीक है, तो सेनानी समझ में आ गया होगा। सेनानी का क्या कॉन्सेप्ट था, तो सेनानी का कॉन्सेप्ट ये था कि कुछ मतलब कि 2-4-10 लोग केवल रक्षा करने के लिए राजा के पास रहते थे, बाकी सेना रोज़मर्रा की तरह कार्य करती थी। जब उनकी ज़रूरत पड़ती थी तो उन्हें बुला लिया जाता था। फिर उसके बाद ग्रामीण में मतलब कि एक कबीले में, जैसे एक कबीला हो गया, एक कबीले में जो उस कबीले का प्रमुख होता था उसे ही ग्रामीण कहा गया है। ठीक है, उसे क्या कहा गया, ग्रामीण। फिर रथकार होता था राजा की सहायता के लिए। ठीक है, रथकार कौन होता था, रथ बनाने वाला। दूत होते थे, दूत कौन होते थे, तो सारथी जो रथ को चलाता है उसी को दूत बोलते थे उस समय। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद और भी कौन कौन सहायता करते थे इस राजा के कंसेप्ट को, तो ये पुरुष उसमें किस समय कहा गया, तो दुर्गपाल को। पुरुष किसे कहा जाता था उस समय, तो दुर्गपाल को। दुर्गपाल कौन होता था, तो जैसे कि एक राजा का घर बनता था, एक घर था एक, तो उसे दुर्ग बोला जाता था। दुर्ग की इसकी जो रखवाली करता था उसे दुर्गपाल कहा गया है। ठीक है, एक जैसे कि राजा का घर बन गया रहने के लिए, तो उसकी रक्षा के लिए कोई ना कोई वॉचमैन होना चाहिए।
तो उसी को कहते थे दुर्गपाल। फिर स्पश क्या है, तो गुप्तचर होते थे, गुड़ पुरुष होते थे, गुप्तचर को भी गुड़ पुरुष कहा गया है, तो गुप्तचर होते थे। वाजपति कौन था, तो ये चारागाह होता था। वाजपति जो उसमें चारागाह, उग्र, देखिए पूछा गया है पेपर में कई बार कि उग्र से संबंधित है। उग्र किसे कहा जाता था, तो ये पुलिस से कहा, पुलिस को उसमें जो पुलिस होता है ना रक्षा करने के लिए, तो उसी पुलिस को उग्र कहा जाता है। फिर वो उपास्थि में क्या है, तो व्यक्तिगत सेवक था, यानी कि राजा का सेवा मालिश ध्यान रखने के लिए ये सब कौन थे, तो उपस्थित है। इतना बात आपको समझ में आ गया हो कि राजा का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बन रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा कबीले में। अब आज ये कि इसमें और क्या मिलता है, तो जो राजा है ना, राजा को कहेंगे कि ये वंशानुगत होते थे। जो राजा था तो राजतंत्रात्मक था कि गणतंत्रात्मक था, तो देखिए दोनों कॉन्सेप्ट अभी चलेगा। कुछ टाइम के बाद, मतलब कि जैसे उत्तर वैदिक काल आएगा तो सीधे उसमें राजतंत्रात्मक में बेटर मान के उसी डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा। तो इस समय जो ऋग वैदिक काल में कहें, तो ऋग वैदिक काल में अभी दोनों कॉन्सेप्ट एक बीच में ओवरलैप करते हैं। कैसे ओवरलैप करते हैं, तो वंशानुगत रूप और राजतंत्रात्मक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। एक तरह से कहेंगे कि जो राजा का राजतंत्रात्मक व्यवस्था है ना, वो यही सब धीरे धीरे शुरुआत होना चालू हो जाएगा। और ऋग्वेद में इस राजतंत्र और गणतंत्र शब्द का 46 बार उल्लेख, ठीक है। और उस समय गण का मतलब क्या होता था, तो श्रेष्ठ होता था। जैसे कि गांव वगैरह में कोई मुकद्दम हो गया, चौधरी हो गया, तो जो श्रेष्ठ मतलब जिसके जो नेता एक तरह से होते हैं, तो उन्हीं को ये गण कहा जाता था। गण का मतलब अर्थ निकलता है श्रेष्ठ। इस समय एक आध युद्ध देख लीजिए, जैसे कि मैंने बताया था ना कि कैसे यहाँ पे राजनीतिक जीवन चलता था। तो ज़्यादातर देखेंगे तो जो पूजा पाठ करते थे, तो एक कबीला का नाम आता है आर्य। तो ज़्यादातर हम लोग आर्य से ही डिनोट करते हैं, क्योंकि इन्हीं का ज़्यादा साक्ष्य मिलता है और इन्हीं का ऋग्वैदिक में ज़्यादा वर्णन मिलता है। ठीक है, तो आर्य और अनार्य में, यानी कि आर्य को एक तरह से गौर वर्ण के यानी गोरे वर्ण को कहा गया है, और अनार्य या गैर आर्य, ये जो श्याम वर्ण के होते थे तो उनको कहते हैं। और ये आर्य में ये था ना कि ये आर्य लोग जैसे कि वैदिक कर्मकांड, पूजा पाठ, इस सब पर ध्यान देते थे। जबकि जो अनार्य थे, अनार्य लोग ये पूजा वूजा नहीं करते थे, ये गंडक नदी के पार रहते थे। फिर जो अंग और मगध का है ना क्षेत्र, वहाँ पे ये लोग रहते थे, अनार्य लोग। तो ये पूजा पाठ नहीं करते थे, इसलिए ऐसा अनार्य कहा गया है। फिर दक्षिण के भारत के लोगों को कुछ भागों में अनार्य कहा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय जो पूजा पाठ नहीं करते थे लोग, उन्हीं को गैर आर्य कहा गया है। देखिए उस समय एक युद्ध हुआ था। सबसे पहला यदि युद्ध पूछा जाएगा कि सबसे पहला युद्ध कौन सा था, तो दशराग युद्ध। कहाँ पे वर्णन मिलता है, तो जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद के जो 10 मंडल बताए थे ना, 10 मंडल में 7वें मंडल में ये पुरुषरणी यानी कि रावी नदी के किनारे हुआ था। वजह क्या था उस समय, तो वजह था तो कि जो विश्वामित्र ऋषि थे, विश्वामित्र ऋषि, उनके जगह पे वशिष्ठ ऋषि को बना दिया गया था। विश्वामित्र ऋषि की जगह पे वशिष्ठ गुरु को स्थान दे दिया गया था। फिर उसके बाद जो रावी नदी है ना, तो रावी नदी के जल के बंटवारा को लेकर आर्य और अनार्य में एक तरह से मतभेद हो गया था। इसी की वजह से कौन सा युद्ध हुआ था, तो दशराग युद्ध होता। दशराग युद्ध क्यों फेमस है, तो दशराग युद्ध इसलिए फेमस है क्योंकि ये पहला लड़ाई माना जाता है। जितने भी आप देखिए इतिहास में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो लड़ाई का, कि कब ये कौन सा युद्ध हुआ था, कब हुआ था। तो देखिए पहला जो युद्ध हुआ है ना, तो यही दशराग युद्ध हुआ है। किसके बीच हुआ था, तो एक आर्य राजा थे। आर्य राजा कौन थे, तो सुदास त्रिशु थे, वो भरत वंश के थे। इसी की वजह से कहा जाता है कि भारत का नाम भरत की वजह से ही भारत का नाम भारत पड़ा है। तो ये सुदास थे। तो सुदास क्या हुआ कि ये
ये 5 आर्य और 5 अनार्य, ठीक है, 5 आर्य और 5 अनार्य से युद्ध किए थे। जबकि कई लोगों का संगठन मिलेगा तो एक तरह से जाहिर बात है कि ये लोग मजबूत हो जाएंगे, लेकिन ये मजबूत होने के बावजूद भी ये सुदास त्रिशु इस युद्ध को जीत जाते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से इसका युद्ध का ज़्यादा वर्णन मिलता है, ज़्यादा चर्चा होती है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए आर्य में कौन कौन थे, कभी कभी आ जाता है। तो ये अनु थे, यदु थे, दरु थे, परु थे, फिर उसके बाद तुअर्स थे। अनार्य में भी नाम यही वाला बार बार आएगा, अलीन, शिव, पिसामिन, बलानस, यहाँ पे था ना बलानस, ये सब अनार्य थे, ठीक है। चलिए, तो इतना बात आपको समझ में आ गई कि राजनीतिक जीवन में कि राजनीतिक जीवन इन लोगों का कैसे चल रहा है। तो एक तरफ आर्य हैं, एक तरफ अनार्य हैं। राजतंत्रात्मक अभिव्यवस्था दोनों ओवरलैपिंग पे है कि कैसे इन लोग की जैसे स्वभाव होगा तो उसको मैं बताता जाऊँगा, तो आपको धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। जो कर व्यवस्था को देख लीजिए थोड़ा सा, कर व्यवस्था उस समय कैसी होती थी। तो जैसे कि आज का ये है ना कि जो आपको टैक्स है, टैक्स देना अनिवार्य है, सबको टैक्स देना ही देना है, बल्कि फ़ायदा मिले या ना मिले, भलाई हो जनता का या ना हो, लेकिन टैक्स देना अनिवार्य है। लेकिन उस समय क्या था, ऋग्वैदिक काल में तो आपका स्वैच्छिक था, आपका इच्छा किया तो राजा को जाकर कुछ उपहार दे दिए, जिसे बलि कहा जाता था। तो बलि ये भी क्वेश्चन आता है कि कर की व्यवस्था को ऋग्वैदिक में क्या कहा गया, तो बलि कहा गया। तो ये बलि, और एक बलि होता है कि जैसे कि यज्ञ में किसी को आहुति दे देना, उसको भी बलि कहता है। लेकिन ये बलि एक तरह से क्या उपहार राजा को, जैसे कि उस समय के राजा को क्या चाहिए, तो खाने के लिए अनाज चाहिए। जिस किसान के पास ज़्यादा अनाज हुआ तो राजा को लेकर जाकर कुछ अनाज दान दे दिया, फल फूल दे दिया, गाय भैंस दे दिया। तो उस समय यही सब उपहार दिया जाता था, तो उसे क्या कहते थे, बलि कहते थे। अभी देखिए यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि मैंने जो कह रहा था ना कि ये राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक, ये दोनों ओवरलैपिंग पर यहाँ पे चलेंगे। इस समय क्या थी, तो सभाएं होती थी। ऋग्वैदिक काल में सभाएं होती थी, ठीक है। सभा कितना है, तो सभा उस समय का 8 जानकारी मिला है ऋग्वेद में, समिति का 9 जानकारी मिला है, फिर विदत का 122 जानकारी मिला है, ठीक है। फिर वो गण भी होता था, परिषद भी होता था, ये सब क्या होते थे। तो जो सभा है ना, तो सभा एक तरह से श्रेष्ठ लोगों का, श्रेष्ठ मतलब कि इस जैसे बताया था ना जन का, जैसे गोपति, विषामपति, जैसे कि ये जन को जन गोपा कहा जाता था। ये जन है ना, तो इसके अध्यक्ष को जन गोपा कहा जाता था, ये विष को विषामपति कहा जाता था, और फिर ये यहाँ के ग्राम के गोपति कहा जाता था, ठीक है। तो ये लोग जितने भी श्रेष्ठ लोग थे, इन्हीं लोग को श्रेष्ठ माना गया है। तो इन लोगों को श्रेष्ठ जनों की इसे कहा गया है, किसको, तो ये सभा को श्रेष्ठ जनों की सभा इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पे गोपाल, गुमपति, सभापति, ये लोग बैठते थे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए, इसमें देखिए सथैव किसे कहा जाता था, तो जो पुरुष में इस सभा में भाग लेते थे उसे सथैव कहा जाता था। जो स्त्रियां भाग लेती थी, देखिए यहाँ से स्त्रियों का भी कंसेप्ट आ रहा है कि स्त्रियों को देखिए कितनी दशा इसमें कितनी महत्वपूर्ण और कितना राजनीतिक पॉलिटिकल में सशक्तिकरण का दिखाई देता है, क्योंकि स्त्रियां भी यहाँ पे भाग ले रही हैं। तो स्त्रियों को भाग लेने को ये क्या कहा गया, तो यहाँ पर सभावती, ये इस सभा में जो स्त्रियां भाग लेते थे उसे सभावती। फिर एक होते थे जैसे कि समाचार यानी कि रक्षक, इनके रक्षक होते थे, उसे समाचार शब्द से डिनोट किया गया है। तो ये सभा समझ में आ गया आपको, ठीक है। फिर समिति में आ जाइए। समिति में जैसे कि आम लोग यहाँ पे इकट्ठा होते थे, आम लोगों की जन सभा माना जाता था समिति को। जैसे आज के लोकसभा है ना, तो उसी तरह एक तरह से कंसेप्ट लीजिए कि जो यहाँ पे राजा का चुनाव होता था तो ये सभी लोग भाग लेते थे, ठीक है। राजा का जो चुनाव होता था तो ये सभा के लोग सभी लोग क्या करते थे, भाग लेते थे।
फिर लूट का जो भी धन था उसके बंटवारा कैसे होगा, उसमें नीति बनाने के लिए ये लोग यानी कि समिति के लोग कौन हो जाएंगे, तो ये सारे लोग जितने भी आम लोग हैं वो लोग उन लोगों को क्या कहा जाता था, समिति। उन लोग जब सभा बुलाते थे तो उनको कहा जाता था समिति। ठीक है। विदत क्या था, तो विदत जैसे कि अन्न उपज हो गया, जैसे कई लोग कई गांव कबीला मिलके एक बड़े से फॉर्म में अनाज को उत्पन्न कर लिए, तो उस अनाज को अब कैसे लोगों में बंटवारा होगा, कैसे लोगों के पास बराबर धन जाएगा, उसके लिए विदत बनाया गया था। ठीक है। ये विदत जो है ना, ये प्राचीन एक तरह से और भी देखेंगे पीछे से, तो ये पीछे का मन के और भी प्राचीन सभ्यता माने ये प्रणाली माना जाता है विदत को। फिर गण भी होता था इसी तरह, फिर परिषद होता था। तो इतना बात आप लोग को समझ में आ गई होगी कि जैसे कि सभा होता था, समिति होता था। तो ऋग वैदिक काल में हल्का फुल्का आपको समझ में आ गया होगा कि कबीला जीवन था। कबीले जीवन में ये लोग कुल में रहते थे। फिर कई कुलों को मिलके ग्राम कहा गया है। ग्राम के जो अध्यक्ष होता था उसे गोपति कहा जाता था। फिर जो 20 कई ग्रामों को मिला के 20 बनता था, तो 20 के अध्यक्ष को विषामपति कहा गया है। फिर कई 20 को मिला के जन बनता था, जिसे जनगोपा कहा गया है। फिर कई जनों को मिला के जनपद बनता है। जनपद वाला कॉन्सेप्ट इसी के जस्ट बाद में बताऊंगा उत्तर वैदिक काल में। फिर इस मतलब कि इन लोगों का जो जनगोपा है, गोमपति, संपत्ति, इन लोगों का क्या काम था, तो इन लोगों का काम था कि लोगों की रक्षा करें, कबीले की सुरक्षा करें। जबकि इस समय लोग ये क्षेत्र के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं किसके लिए, तो ये लड़ रहे हैं एक तरह से पशुओं के लिए। ठीक है। फिर उस समय जो ये सभापति हैं इस समय जनगोपा और सबसे बड़ा राजा टाइप में माना गया है। तो वहीं जनगोपा के मदद के लिए, यानी कि राजा की मदद के लिए एक तरह से कहेंगे, तो राजा मदद के लिए कौन कौन होता था, पुरोहित होते थे जो मार्गदर्शन के लिए किया जाता था। फिर सेनानी को मिलिशिया कहा गया है। ग्रामीण को प्रमुख कहा गया है। रथकार, रथ बनाने वाला, दूत जो है सारथी है। अन्य में और देख लेंगे तो पुरुष दुर्गपाल हो जाएगा। स्पर्श, गुप्तचर, वाजपति, चारागाह को कहा गया है। उग्र भी कई बार पूछा गया है। उग्र पुलिस को कहते थे। उपस्थि हो गया। व्यक्ति भेद सेवक हो जाएगा यहाँ पे। फिर इस समय दोनों कंसेप्ट ओवरलैपिंग में भी चलेगा। ऋग वैदिक काल में राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक का 46 बार उल्लेख मिला है, जबकि गण का अर्थ श्रेष्ठ। आर्य और अनार्य में युद्ध का देखे थे कि दशरथ के युद्ध कैसे हुआ था। दशरथ के युद्ध का जो वजह था वो विश्वामित्र का जगह पर वशिष्ठ गुरु को बनाना था। फिर रावी जल का बंटवारा था, ये भी देख लेते। जो कर व्यवस्था था तो उस समय ऋग वैदिक काल में स्वैच्छिक था। ठीक है। संख्या सभाएं में देख लिए थे, सभाएं हो जाए, संख्या लिख दिए हैं, ये सभाएं हो जाएगा। सभाएं में देख लीजिए तो सभा में आपका आ जाएगा ये सभा में जो 8 ये ऋग वैदिक में सभा को 8 पर इसका उल्लेख मिला है। इसका सभा का मतलब क्या होता था, तो श्रेष्ठ जनों की संख्या, श्रेष्ठ जनों की संस्था, श्रेष्ठ जनों की क्या हो जाएगा, संस्था। तो श्रेष्ठ जनों की संस्था में बताया था कि आपका जो ये जनगोपा होते हैं, गोमपति होते थे, विषामपति होते थे, इन लोग को श्रेष्ठ माना गया है। तो उसमें जो पुरुष होते थे उसे सथैव कहा गया है। जो स्त्री होती थी उसे सभावती कहा गया है। उनके रक्षक के लिए समाचार होते थे, यानी समाचार आज के तरह समाचार के पत्र की तरह नहीं है, उस समय समाचार रक्षक को कहा गया है। समिति देख लीजिए, जो तो आम लोगों की समिति होती थी। फिर विदत में देखेंगे तो विदत का जो वर्णन 122 बार ऋग्वेद में मिला है। विदत में जो उपज होता था तो उपज के बंटवारे के लिए ये विदत किया जाता था। एक तरह से देखिए गाँवों में पंचायत होता है ना, उसी टाइप में यहाँ पे हो रहा है। तो एक तरह से देखेंगे तो कॉन्सेप्ट में कि यहाँ पे राजा का भी चुनाव होता था। तो राजा के चुनाव से देखेंगे तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था आ जाएगा। फिर उसके बाद यही व्यवस्था धीरे धीरे राजतंत्रात्मक की तरह ओवरलैपिंग करना चालू कर देगा। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग उत्तर वैदिक काल में इसी का कंपैरिजन करते हुए कि कैसे उसमें अब डेवलप होगा
उसमें किस तरह इसमें चेंज आ गया था। ठीक है।